प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सुप्रभात। आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के संबंध में अध्ययन करेंगे कि एक अध्यापक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी क्यों आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान की जानकारी उसको अपने शिक्षण में किस तरह से सहायता पहुंचाती है, इस संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि अध्यापक जो होता है वो शैक्षिक परिस्थितियों का निर्माता होता है। ये टीचर इज ए क्रिएचर ऑफ लर्निंग सिचुएशन, और अध्यापक ही अपने क्लास संचालन का मालिक होता है, सर्वेसर्वा होता है। अध्यापक का ये दायित्व होता है कि वो अपने विद्यार्थियों के बारे में, अपने क्लास के विद्यार्थियों के बारे में जान सके। रूसो ने एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि बालक वह पुस्तक है जिसके प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ना अध्यापक के लिए अनिवार्य है। तो बालक पुस्तक कैसे है? बालक वह पुस्तक है का आशय यहाँ ये हुआ कि बालक की रुचियों को, बालक की आवश्यकताओं का, बालक की आकांक्षा स्तर का, बालक के आवृत्ति का, बालक के एटीट्यूड का, सारी चीज़ों की जानकारी अध्यापक को होना चाहिए। तभी वो सही अध्यापन कर सकता है और तभी वो अपने विद्यार्थियों के मानस पटल पर कुछ अंकित कर सकता है। आज की जो स्थिति है, आज की स्थिति अगर अध्यापक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान नहीं है तो वो अपने ढंग से, आज लोग जो कहते हैं कि अरे अध्यापन कार्य सबसे सरल है, मेरा अपना मानना ये है कि अध्यापन कार्य बहुत कठिन कार्य है। अध्यापन कार्य सरल नहीं है और इसीलिए चाणक्य ने ये कहा है कि अध्यापक सामान्य नहीं होते हैं। अध्यापक की गोद में प्रलय एवं सृजन दोनों खेलते हैं। तो अध्यापक को कभी सामान्य नहीं समझना चाहिए। जब अध्यापक सामान्य नहीं है तो अध्यापक का कार्य सामान्य कैसे हो सकता है? ये अलग बात है कि आज जो समाज की स्थिति है, समाज में कोई कुछ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। स्नातक परास्नातक कर लिया है तो लोग पूछते हैं क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे तो कहीं पढ़ाइए किसी स्कूल में, और जब कहीं अच्छा मिलेगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी। यानी पढ़ाना उनके नज़र में खराब काम है। मेरा अपना मानना ये है कि सबसे शुरू, सबसे सही और सबसे अच्छा और सबसे उत्तम कार्य पढ़ाना है। पूर्व जन्म के कर्म रहे कुछ जो हमको ये मान मिला, और रहने करने को शिक्षण कार्य मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। इन शब्दों के साथ हम इस बात पर अडिग रहते हैं, इस बात को बढ़ावा देते हैं कि अध्यापक का कार्य बहुत अच्छा कार्य है, बहुत उत्तम कार्य है। आज भी हमारे शास्त्रों के अनुसार ये कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश की श्रेणी में रखा गया है। मात देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति है। यानी माता पिता के बाद गुरु का स्थान आता है। लेकिन किस गुरु का? यहाँ आज ये प्रश्न खड़ा होता है कि वास्तव में क्या गुरु के पास गुरुता है? वास्तव में क्या शिक्षक के पास कुछ देने के लिए है? टैगोर ने एक बात जो कही है कि वो अध्यापक दूसरे को, वो दीपक दूसरे दीपक को क्या जलाएगा जो स्वयं न जल रहा हो। अर्थात अध्यापक अगर स्वयं अध्ययनरत नहीं है, सही माने में अध्यापक वही है जो जीवन भर विद्यार्थी बना रहे। तो अगर अध्यापक स्वयं अध्ययनरत नहीं है, उसके अंदर कुछ नहीं है, तो वो अपने विद्यार्थियों को क्या देगा? हमारे मनीषी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है कि सही माने में शिक्षक वो है जो छात्रों के स्तर पर आकर शिक्षण कार्य करे। तो छात्रों के स्तर का पता हमको कैसे होगा? छात्रों की आवृत्तियों से, छात्रों के आकांक्षा स्तर से, छात्रों की विचारधाराओं से, छात्रों के मना स्थिति से, छात्रों के ज्ञान से हम ये पता करते हैं कि छात्र की लेवल कितनी है, छात्र का स्तर क्या है। स्तर से आशय मेरा यहाँ शैक्षिक स्तर से है, स्तर से आशय यहाँ मेरा इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस से नहीं है। तो शैक्षिक स्तर छात्र का क्या है? अगर छात्र मान लीजिए हाई स्कूल स्तर का, मैट्रिक स्तर का उसका ज्ञान है, हम उसको इंटर स्तर का बताएंगे, बीए स्तर का बताएंगे तो उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए हमको जानकारी आवश्यक है, ये जानना कि छात्रों का स्तर क्या है।
और छात्रों के स्तर को जानने के लिए हम बाल मनोविज्ञान का प्रयोग करते हैं। इसीलिए अध्यापकों के लिए बाल मनोविज्ञान की जानकारी आवश्यक है। अगर अध्यापक को बाल मनोविज्ञान की जानकारी नहीं है तो वो अपने शिक्षण कार्य में पूर्णतया सफल नहीं हो सकता है। वो जाकर लेक्चर देके चला आए ये अलग मैटर हो गया, लेकिन वो पूर्णतया सफल नहीं हो सकता है, किसी भी स्तर से सफल नहीं हो सकता है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि बाल मनोविज्ञान है क्या? तो बाल मनोविज्ञान से पहले हम मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं कि मनोविज्ञान का उद्गम जो है वो दर्शन शास्त्र से हुआ है। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। किंतु बाद में मनोवैज्ञानिकों ने दार्शनिक विचारधारा को छोड़कर वैज्ञानिक आधार पर व्यवहार का अध्ययन प्रारंभ कर दिया और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान के दर्शन शास्त्र से अलग होने की प्रक्रिया में मनोविज्ञान के कई संप्रदाय बन गए। इन्हीं संप्रदायों को आज हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं और उन संप्रदायों की हम आज चर्चा करते हैं कि कौन कौन से मनोवैज्ञानिक संप्रदाय हैं, वह शिक्षा में कैसे सहायता करते हैं, विद्यार्थियों की जानकारी, विद्यार्थियों के स्तर की जानकारी में वो हमें कैसे सहयोग प्रदान करते हैं। उन कार्यों में जैसे है संरचनावाद है, प्रकार्यवाद है या व्यवहारवाद है, गेस्टाल्टवाद है तथा मनोविश्लेषणवाद है। ये तमाम तरह के जो मनोवैज्ञानिक संप्रदाय बने हैं, इन्हीं प्रमुख मनोवैज्ञानिक संप्रदायों में से एक एक करके हम अध्ययन करेंगे कि इन संप्रदायों के प्रवर्तक कौन थे, इन संप्रदायों को मानने वाले कौन थे और इनकी सोच क्या थी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हम संरचनावाद के संबंध में चर्चा करेंगे कि संरचनावाद क्या है। मनोविज्ञान के संरचनावाद संप्रदाय के प्रमुख जो हैं वो प्रवर्तक विलियम उंट माने जाते हैं। विलियम उंट जो एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने 1879 में जो मन का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करने के उद्देश्य से लिपजिंग में विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला खोला था इन्होंने, या प्रथम मनोविज्ञान का प्रयोगशाला स्थापित करके मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिलाया था। उंट ने प्रारंभ में अगर देखें तो उन्होंने संवेदना के ऊपर अपने अध्ययन किए। उनके अध्ययनों के उपरांत यूरोप तथा अमेरिका में अनेक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशालाएं खुली। उंट एवं उनके सहयोगियों ने अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करके प्रयोगशालाओं में मनोवैज्ञानिक अध्ययन किए। उंट तथा उनके अनुयायियों को संरचनावादी कहा जाता है क्योंकि इनके अनुसार जटिल मानसिक अनुभव वास्तव में संरचनाएं हैं जो उनके सरल मानसिक स्थितियों से मिलकर बनी हैं। ऐसा लगता है कि संरचनावादी रसायन शास्त्र के रासायनिक यौगिकों को रासायनिक तत्वों में विभक्त करके अध्ययन करने की प्रक्रिया से प्रभावित थे। उनका विचार था कि जटिल मानसिक अनुभवों की संरचना को खोज कर मनोविज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार से उंट तथा उनके सहयोगियों ने अंतर्दर्शन नामक मुख्य अध्ययन विधि का प्रयोग करके संरचनाओं के रूप में मन का व्यवस्थित अध्ययन करने का प्रयास किया। एडवर्ड बेडफोर्ड तथा टिचनर जैसे मनोवैज्ञानिक उंट के प्रमुख सहयोगी थे। बिचनर तो प्रमुख थे। निसंदेह संरचनावाद ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय का गौरव प्रदान किया, व्यवहार का अध्ययन करने की अंतर्दर्शन विधि उपलब्ध कराई एवं प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करके व्यवस्थित रूप से मनोवैज्ञानिक अध्ययन करना प्रारंभ किया। परंतु आधुनिक समय में संरचनावाद की अत्यंत सीमित उपयोगिता है। प्रक्रिया के स्थान पर केवल संरचना पर ध्यान देना संभवतः संरचनावाद की सबसे बड़ी कमी थी। अंतर्दर्शन विधि में वस्तुनिष्ठ अविश्वसनीयता तथा वैधता की कमी के कारण संरचनावादियों के निष्कर्षों की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो पाई और इसके अतिरिक्त फिर अन्य
समुदायों का, अन्य संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें प्रकारवाद है। हम कल प्रकारवाद पर चर्चा करेंगे। और संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है, ये CTET के लिए बहुत उपयोगी है। बच्चे जानते नहीं है कि कैसे कौन मनोवैज्ञानिक किस संप्रदाय का है, इसलिए ये जानना आवश्यक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।